नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे मॉनसून आया, समस्याएं लाया। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और सरकार का ये दावा है कि तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही आसमान से बूंदें टपकती हैं, जमीन की हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। एक तरफ नगर निगम ड्रेनेज सिस्टम से लेकर जेसीबी तैनाती तक की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर की गलियों और मुख्य सड़कों पर घुटनों तक पानी, गड्ढों में तब्दील सड़कें और जाम की झांकती तस्वीरें तैयारी पर सवाल खड़े कर रही हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के विक्रम सिंह ने चेतावनी दी है कि 24 जून से भारी बारिश प्रदेश में हो सकती है। साथ ही आगे 5 दिनों में भारी बारिश के साथ मानसून गरजेगा, यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम और प्रशासन इस चुनौती के लिए वाकई तैयार हैं, या फिर हर साल की तरह इस बार भी बारिश के नाम पर बर्बादी का मौसम दस्तक देने वाला है। मानसून की पहली बारिश ने हाल ही में शुक्रवार देर रात उत्तरकाशी के मोरी में एक दंपत्ति सहित 2 बच्चों की जान ले ली। यमुनोत्री केदारनाथ में भी यात्रा के पैदल पड़ाव पर यात्रियों के ऊपर मलबा आने से मौत हो गई। विपक्ष भी अब सवाल खड़े कर रहा है कि स्मार्ट सिटी के आधे अधूरे कामों को लेकर हर साल की तरह इस बार भी सिर्फ खानापूर्ति हुई है। कैमरे के सामने ड्रेनेज सफाई की तस्वीरें जरूर आई हैं, लेकिन नतीजे जमीनी हालातों में क्यों नहीं दिखते हैं। कुल मिलाकर सवाल एक ही है कि क्या उत्तराखंड की राजधानी हर साल इसी चक्रव्यूह में फंसती रहेगी, या फिर कभी कोई ऐसी रणनीति बनेगी जो मानसून को चुनौती नहीं बल्कि आमंत्रण समझेगी, बिना किसी डर के, बिना जलभराव के, एक तैयार देहरादून के साथ। आज चर्चा इसी विषय पर हम विस्तार से करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक स्वराज की इस खास रिपोर्ट पर डाली। मानसून की दस्तक देने से पहले ही देहरादून नगर निगम और प्रशासन ने दावा किया था कि लोगों को जल भराव का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शहर के सभी नदी नाले साफ कर दिए गए हैं। लेकिन हाल में हुई देहरादून में मूसलाधार बारिश से शहर जलमग्न हो गया। कहीं लोगों को सड़कों में गड्ढों की वजह से जल भराव का सामना करना पड़ा, तो कई जगह प्रदेश में सड़कें बंद होने की सूचना भी आई। ये हाल तब है जब मानसून ने अभी प्रदेश में पूरी तरह से दस्तक भी नहीं दी। वहीं चारधाम सहित अन्य प्रदेश के रूट को लेकर कई क्षेत्रों में कई स्थानों पर जल भराव होने से जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं मौसम भी बार बार सचेत कर रहा है। बिल्कुल, इसके लिए देखिए जो फोरकास्ट राउंड द क्लॉक हम लोग देते हैं, तो एक तो जैसे स्टेट के लिए जो बुलेटिन है उसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है और क्या उसमें वार्निंग है, तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट को शेयर किया जाता है आपदा प्रबंधन को। वो आगे उसको जो अपने डिस्ट्रिक्ट से, या हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट तक भी वो सब चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनको पता रहता है कि हाँ क्या एक्टिविटी या किस तरह का बोला गया है, तो एक तैयारी अपने स्तर पर रखते हैं। दूसरा है कि जो नाव कास्ट है वो भी हम देते हैं हर 3-3 घंटे में। तो नाव कास्ट में अगर लग रहा है कि कहीं पे ज़्यादा एक्टिविटी होने वाली है या हो रही है, तो उसमें हम लोग जो है SMS के थ्रू जो है एक कैप जो है जो किया गया है, कैप का मतलब आपका हो गया कि कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल, तो NDMA ने इसको डेवलप किया है। तो एरिया स्पेसिफिक के लिए रहेगा। मान लीजिए कि जो हमको हैवी रेन या इंटेंस स्पेल है, उसके एक्सपेक्टेशन की देहरादून मसूरी में वो होने वाली है, तो उसी एरिया को पॉलीगन बना के उस एरिया का, तो उस एरिया के लिए वो जाएगा और जो लोग वहाँ पर होंगे उनको वो SMS मिलेगा। मैं तमाम वर्षों से इस शहर में काम कर रहा हूँ और शहर के डेवलपमेंट को मैंने कई सालों से लगातार होते हुए देखा भी है और मेरे हाथों से हुआ भी है। लेकिन जो अनियोजित विकास यहाँ पर हुआ है, अनियंत्रित विकास हुआ है और बढ़ती हुई जो आबादी है, वो एक चुनौती बनी है हमारे लिए। और उसके कारण आज आप देख रहे हैं
कि तमाम जगह सरकार प्रयास कर रही है कि हम ड्रेनेज सिस्टम ठीक करें, हम सीवरेज सिस्टम ठीक करें, हम पीने के पानी का सिस्टम ठीक करें, हम सड़क ठीक करें, लेकिन उसके बावजूद ये सब प्रयास आधे अधूरे हो रहे हैं, अब कम पड़ रहे हैं। तो इसके लिए आवश्यक है बड़ी योजना आए और कम से कम जो डिपार्टमेंट जिसकी जो जिम्मेदारी है, अब जैसे एमडीडीए है, अब तमाम कॉलोनाइजेशन पूरे क्षेत्र में हो रहा है, अब उस कॉलोनाइजेशन पे कौन अंकुश लगाएगा जो कि वहाँ पर बिना सैंक्शन के हो रहा है। लगातार हमारी 9 जेसीबी छोटी मशीनों की टीमें वो नदियों में नालों में काम कर रही डेली, और जहाँ से कि लगभग 19,000 मीट्रिक टन जो है हमने सिल्ट है वहाँ पे और जो गाद है, कीचड़ है, उसको निकाल के हमने बाहर किया है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि उससे इस बार सहायता ये मिलेगी कि जो पानी था वो लोगों के घरों में जाता था, इस बार वो नदियों से होते ही निकल जाएगा, क्योंकि जो उसको हमने गहरा थोड़ा सा कर दिया है। नालियों को भी हमने साफ सफाई पे लगातार हर क्षेत्र में ध्यान दिया है। नालियां प्रॉपर तरीके से साफ हो रही हैं, जिससे कि बरसात का जो जल है, अभी तक जल भराव की बहुत एक बड़ी विकट परिस्थिति थी, सामने आती थी, उस प्रकार से कई जगहों पे नहीं आई है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जल भराव की समस्या को दूर कर सकें। मॉक ड्रिल करना एक बहुत अच्छी बात है। मॉक ड्रिल किसी चीज़ का जायजा लेने की एक अच्छी चीज़ है, लेकिन देहरादून से लेकर के पहाड़ों तक हम हर सड़कों पर ये देखा जा रहा है कि जो अच्छी खासी सड़कें बनी हुई थी विकास के नाम पर, अन्य डिपार्टमेंटों के लापरवाही के कारण आज सड़कों में जानबूझकर गड्ढे होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो मॉक ड्रिल है वो सिर्फ एक खाना पूर्ति रहेगी। और इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल ने समय रहते गर्मियों से शुरू कहा था कि जहां गड्ढे हैं, जो रोड अभी बनने लायक हैं, इनको समय पर बनाया जाए ताकि बरसात में किसी भी प्रकार को आम जन लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन हालांकि शासन प्रशासन का दावा है कि सब कुछ ठीक है, मगर भाजपा के विधायक व पूर्व मेयर का तो ये भी मानना है कि काम सरकार की ओर से सही हो रहा है, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे। अब आप ही बताएं, अगर सरकार के माननीय ही ऐसे बयान देंगे तो जनता को तो मानसून में परेशानी झेलनी ही पड़ेगी। वहीं विपक्ष ने जनता की परेशानियों को लेकर मानसून की दस्तक पर कमियों को सरकार और सिस्टम को घेरा है। जामुनवाला से हूँ और मुझे यहाँ पर 8 साल लगभग हो गए हैं। तब से देखते आ रहे हैं कि जलभराव हो रहा है, चुनाव आते हैं, हर कोई कहता है कि हम करेंगे, लेकिन आम जनता परेशान है। जल भराव देखो सर, वहाँ पर पूरा पानी से भरा है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, नाले बेकार हो रहे हैं, नालों में पानी आता है, और पुलियाएँ हमारी सब जगह पर टूट रही हैं, उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है अभी। और पुलियाओं का जब टूटने वाली होगी उस समय आदमी कहेंगे अरे यार पहले किया होता तो अच्छा होता। अभी समय से कोई देखने नहीं आ रहा, कोई विधायक नहीं, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई नहीं, हमारे बीच में कोई नहीं है उपलब्ध है अभी सर। जो है कम से कम इसे 1.5 साल हो गए और 2 बार अपने धामी जी से सब मंजूर करा लिया ठीक कराने के लिए। पैसा भी आ रखा, ईंटें आ रखी, लेकिन कोई रिपेयरिंग करने वाला नहीं। यहाँ शनिदेव मंदिर है सामने, पुजारी आते हैं, रोज गिरते हैं बुढ़े बुजुर्ग आदमी, स्कूल के बच्चे जाते हैं सब गंदे हो जा रहे हैं, छींटे लगते हैं सब बच्चों को। बड़ी परेशानी है। कई गाँव वाले सब इकट्ठे भी हो लिए इस मामले में, कई बार ऊपर अधिकारी को बोला, लेकिन कोई कार्य करने को तैयार नहीं है। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि धामी सरकार से कि इसे जल्द से जल्द इस पर टैल लगवाई जाए, ताकि बच्चे और मंदिर में जाने वाले जो है उन्हें सुविधा मिल सके। थोड़ी देखिए, मानसून आने वाला है और मानसून के पूर्व जो तैयारियां की जानी होती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तृत दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से और चीफ सेक्रेटरी सर के स्तर से जारी किए गए हैं। हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं जनपदों के साथ में। जो जोर दिया गया है इस बार की जो आपदा के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करना, वो हम लगातार कर रहे हैं। जो उपकरण आपदा से डील करने के लिए हमारे पास होने चाहिए हैं, वो सारे उपकरण को रखरखाव करने के लिए, सबको सत्यापित करने के लिए, देखने के लिए एक बार लिस्ट बना के देख लें और सभी प्रकार के उपकरणों का लोगों को विधिवत चलाने का अभ्यास करा लें, ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े हम उपकरण का सदुपयोग कर सकें। अगर जनपद में किसी प्रकार से उपकरण खरीदने की आवश्यकता है तो उपकरण क्रय कर लें। इसी प्रकार से जहां जल भराव होता है, जल भराव के कारण की समीक्षा कर लें। जल भराव के जहां पे जिस कारणों से जल भराव होता है, कहीं नाली चौक है, कहीं नाली जाम है, कहीं रास्ता कहीं बाधित हो गया है, कोई अतिक्रमण हो गया है, उसको हटा दें ताकि पानी कहीं जमा न होने पावे। इसी प्रकार से जब बाढ़ आती है या जल भराव हो जाता है, अगर लोगों को शिफ्ट करना पड़ता है तो शिफ्ट करने के लिए पहले से तैयारी कर लें।
कौन कौन लोगों की मदद की जाएगी, उसके लिए मॉक ड्रिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देश का पहला राज्य है जहां आपदा प्रबंधन विभाग बना था, लेकिन ये आपदा प्रबंधन विभाग कुंभकर्णी निद्रा में सोया रहता है। जब पानी सिर के ऊपर से गुजर जाता है तब इसकी कुंभकर्णी निद्रा टूटती है। 4 घंटे की बारिश में ही राजधानी देहरादून में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने में मिली। आप यमुनोत्री और बड़कोट मार्ग पर आपने देखा कि पिछले महीने जिस तरीके से भूस्खलन से यातायात बाधित हुआ था, लोगों को और श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। केदारनाथ घाटी में जो है अब तक 3 लोगों की मौत जो है भूस्खलन के कारण हो गई है। तो किसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है? आपदा प्रबंधन विभाग भले ही अब मॉक ड्रिल कर रहा हो, जब मानसून सिर पर आ गया है आपको पहले से तैयारियां करनी चाहिए थी। सारी नालियां चौक हैं, नालियों तक की जो है सफाई राजधानी में नहीं हुई। पर्वतीय क्षेत्रों में जो संवेदनशील जोन है वहां पर प्रोटेक्शन के काम होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक तो काम किए नहीं गए हैं। कुल मिलाकर करोड़ों की लागत से प्रदेश में स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्षी दलों का हल्ला जारी है। तो वहीं मानसून ने भी उत्तराखंड में दस्तक दे दी है। अभी तक बीते वर्षों में जब भी मानसून आया है, हमेशा जान माल के साथ बड़ा नुकसान देखने को मिला है। शहरों में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वहीं पहाड़ों पर लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते बाधित हो जाते हैं। हालांकि सरकार हर साल मानसून आने से पहले तमाम तैयारियों का दावा जरूर करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं देखा जाता है। वहीं कहीं न कहीं की परेशानी जनता को झेलनी पड़ती है। आखिर कब ऐसा मानसून आएगा जब इस प्रदेश की स्थिति जल भराव के साथ साथ अन्य बारिश की दिक्कतों से दूर हो पाएंगे? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सतीश चंद्र जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, प्रमोद कपरवान प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, और पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूएसएम की ओर से, अरुण शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ जाएंगे। शुरुआत सतीश जी के साथ में कर लेंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ स्मार्ट सिटी, लेकिन तैयारियाँ ऐसी क्यों आखिर इतनी कमी है? जो घटना, जो तस्वीरें सामने आई, लोगों की जान चली गई है, अलग अलग जगहों पर जलभराव हो रहा है, सड़कों पर पानी भर रहा है, क्यों आखिर ऐसा? गरिमा जी, मैं सबसे पहले आज का दिन एक काला अध्याय के रूप में जाना जाता है आपातकाल का, और मैं उन लोकतंत्र के प्रहरियों को आज आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूं, देखिए जो आज विषय है मानसून, देखिए उत्तराखंड एक पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ पर आपदाएं, प्रकृति जो है आपदा के रूप में हमेशा चुनौती के रूप में रहती है, और देखिए उनको रोका तो नहीं जा सकता, और निश्चित तौर पे उनके जो इफेक्ट है, जो उनका प्रभाव है, उसको कम करा जा सकता है, उसको निश्चित तौर पे एक लिमिट तक उसको कम करा जा सकता है। और जहां तक बात है मानसून की, देखिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हो और हमारे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने अभी तक कई बैठकें ले ली हैं और उस पे मानसून को लेके चर्चाएं और इंस्ट्रक्शन और निर्देश जो है वो उन्होंने अपने जिलाधिकारियों को दिए हैं। और साथ में आप इस मानसून को लेके सरकार की गंभीरता इसी से समझ सकते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी तक 2 बार बैठक ले ली है, और इसके साथ ही उन्होंने जो मानसून 2025 प्रिपेयर्डनेस है उसकी एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है, जिसमें आपदा सखी योजना प्रारंभ की गई, जिसमें स्वयं सेवक महिलाओं को आपदा को लेकर उनको प्रशिक्षित किया गया कि बचाव कैसे करा जाएगा जब राहत और बचाव कार्य होगा, और प्राथमिक चिकित्सा किस तरह से दी जाएगी, और मनोवैज्ञानिक रूप से वो किस तरह से सहायता कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज के लिए भी कार्यशाला का भी हमारे प्रदेश में आपदा प्रबंधन विभाग ने आयोजन करा था। और इसके साथ ही जो लैंडस्लाइड वाले जोन है उनको चिन्हित करने के लिए बोला गया है और कहा गया है शासन स्तर पर। और इसके साथ आप देखेंगे जो लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां पे जेसीबी को 15 मिनट में पहुंचने का इंस्ट्रक्शन है, उनको निर्देश है कि आपको 15 मिनट के अंदर उस क्षेत्र पहुंचना है। और इसके साथ ही आप पिथौरागढ़ जैसे क्षेत्र में देखेंगे वहां पे एक आपदा के लिए एक्स्ट्रा हेलीकॉप्टर का जो तैयारी है वो करी गई है कि आपदा से किस तरह से निपटा जा सके। और देखिए सरकार जो है आपदा को 2 तरीके से निपटती है, एक तो प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव।
तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष 2024 में जब गौरीकुंड में बादल फटा था तो उसमें सरकार का प्रोएक्टिव जो नजरिया था वो देखने को मिला था। उससे जो वहाँ हजारों जो पर्यटक थे उनकी जान बचाई गई थी। और इसी के साथ 2024 में टिहरी देहरादून में इतनी तैयारी क्यों नहीं है? देहरादून में इतनी तैयारी क्यों नहीं है? आप जिससे स्मार्ट सिटी बनाने की बातें करते हैं, ये पहाड़ों पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले तो मैदानी इलाके की बात कर लें, वहीं परिस्थितियां ठीक नहीं है। देखिए गरिमा जी, अभी आपने हमारे मेयर साहब की भी बाइट दिखाई और आपने अभी प्रबंधन विभाग के जो सचिव हैं उनकी भी बाइट दिखाई, तो दोनों ने ही यही बोला कि जेसीबी और जो मशीनें हैं वो नदियों में काम कर रही है, नालों में काम कर रही है, उनको सफाई कर रही है। और उन्होंने बोला भी कि जो पानी घरों पे आ जाया करता था वो पानी इस बार घरों में नहीं आएगा और इससे भी ज्यादा आपको ड्रेनेज की जो सफाई होते हुए दिख रही है भी आपको दिखेगा। आप जल्दी देखिएगा कि जो नगर निगम और जो हमारी जो शासन और प्रशासन की टीमें हैं वो लगातार कार्य कर रही हैं। और मुख्य सचिव के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में सभी में अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सारे विभाग, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो बिजली विभाग हो, सबके सब अपने जो अधूरे काम को पूर्ण करें और ऐसी समस्या जनता के सामने नहीं आए। ठीक है सर, ठीक है, लौटते हैं आपके पास। प्रमोद जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। प्रमोद जी, क्या जितनी तैयारी सतीश जी ने बताई इतनी पूरे प्रदेश में है, और अगर होती तो ड्रेनेज सिस्टम की पोल जो पहली बारिश में ही सामने आ गई है वो नहीं होती। उत्तराखंड में वैसे भी बेहतर तैयारियों की मांग रहती है और बावजूद इसके बड़ी लापरवाही, स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। कैसा स्मार्ट सिटी है? तस्वीरें अभी भी दिखा रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीन पर एक बार नजर डाल दीजिए। देखो गरिमा जी, चिंता व्यक्त करना एक अलग बात है, और जिस तरह से देखिए अभी मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है कि भाई भारी इस बार जो है बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। हम प्रदेश पूरे पर्वतीय प्रदेशों में न जाकर के हम अभी जो जहां हम बैठे हैं देहरादून के ही अगर हम हाल देखें तो देहरादून में आप अगर थोड़ा सा जो है रिस्पनापुर से इधर आ जाएं तो वार्ड नंबर 90 से लेके 91 से लेके 92 से लेके 93 से लेके और 100 तक सारी सड़कें जबरदस्त तरीके से खोदी गई है। पानी मतलब आप ये लगा लें कि कभी कभी तो कल की ही बात बताऊं मैं आपको, दूर की बात नहीं, परसों कल आज के अखबार में कल की बात मैं आपको बताऊं कि कल भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के द्वारा यहाँ नकरोंदा रोड पर बीचों बीच रोड में ही जो है पौधाकरण करने का काम किया। और देखिए कितनी बड़ी समस्या है कि अपनी सरकार के होते हुए भी उनको जो है इतना मतलब इतनी जबरदस्त तरीके से सड़कें खराब हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रखा है। नकरोंदा रोड पर लगभग 3 साल से पूरी रोड खुदी पड़ी है, मियावाला की रोड पूरी खुदी हुई है, नतनपुर में आप जा नहीं सकते, आप दोनवाला की जो सड़कें हैं वो बड़ा बुरा हाल है। नकरोंदा में वैसे ही जमीन के अंदर से पानी निकलता है और अब जब जो है ये ऊपर से बारिश हुई है तो उससे जो है और ज्यादा वहां पर जो है दिक्कतें हो रही हैं। और आप अगर क्षेत्र में आएंगे तो आपको लगेगा कि ये लोग कैसे करके इस क्षेत्र में रहते होंगे जहां हम लोग निवास कर रहे हैं। और ये समस्या को कोई एक दिन की नहीं है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ एक दिन की नहीं है, ये 3 साल हो गए इसको, 3 साल से ये समस्या बनी हुई है। अभी नकरोंदा के लोग लगातार 1.5 साल तक जो है 1.5 साल तक धरने पे बैठे रहे कि नदी के बीचों बीच सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया, लेकिन सरकार नहीं चेती, सरकार की कानों में जूं नहीं रहेगा और वो सीवर प्लांट अभी जो है सीवर पड़ा नहीं लेकिन वो भर गया, पानी से भर गया। तो ऐसी स्थिति उत्तराखंड के अंदर, ये देहरादून के अंदर जो स्मार्ट सिटी के नाम पर, मैं तो कहता हूं कि स्मार्ट सिटी जिस दिन से राजधानी को बोल रहे हैं तब से ये बिल्कुल इसकी सड़कें खोद करके अनियोजित तरीके से, जिस तरह से जो है ये सीवर प्लांट वाले जो है अनियोजित तरीके से जिस तरह से सड़कों को खोदने का काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का ही पार्षद इस पूरे क्षेत्र में है, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर इस पूरे क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, विधायक इनके हैं, सांसद इनके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप सड़कों की स्थिति आप देखेंगे। भाई देखो, सड़क तो एक बहुत छोटी सी मामूली सी एक मूलभूत सुविधा होती है कि सड़कें भाई अगर
थोड़ा सा सरकार की काम करने की इच्छा हो तो सड़कें तो रातों रात ठीक हो सकती हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, देखिए आप स्मार्ट सिटी के नाम पर ये है कि विकास पे होना ही है, लेकिन आप एक साथ सारी सड़कों को खोद दे रहे हैं और उसको खोद करके छोड़ते रहे। लोग चिल्ला रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं। मैं देखता हूँ माताएं जो है अपने छोटे छोटे बच्चों स्कूल छोड़ने के लिए आती हैं, फिसल जाती हैं, चोट लग जाती है। तो आखिर इन सबकी जवाबदेही किसकी? ऐसा लगता है कि हम उत्तराखंड राजधानी में नहीं है बल्कि सुदूर किसी ऐसी जगह पर है जहां संसाधनों का बड़ा अभाव हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, प्रदेश अगर आपके चैनल के माध्यम से इस मुख्यमंत्री जी अगर इस खबर को देखें तो मैं मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा जो है लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों की सड़क की जो समस्याएं हैं, उन पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम ये सीवर प्लांट वालों को ये निर्देशित कर दीजिए कि आप कम से कम एक सड़क को जब खोदते हैं तो उसको बनाने का काम करें, तो जिससे कि जो है कम से कम एक ही क्षेत्र के लोगों को होगा। आज मैं देख रहा हूं कि लगभग 40 वार्डों में ऐसी स्थिति है कि लोग चल नहीं सकते हैं। ठीक है। और ये 40 वार्डों की बात तो यहाँ देहरादून की कर रहा हूँ। अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे तो ऋषिकेश की स्थिति और खराब है। और अगर आप जो है यात्रा सीजन पे अगर आप जाएंगे तो लगातार हम समाचार पत्रों के माध्यम से हम देख ही रहे हैं कि भाई जो है आज इतने मर गए, आज उतने मर गए। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत दुखदायी है। और ये जो सरकार है ये संवेदनहीन सरकार है, बयानबाजी करने वाली सरकार है। ठीक है, यानी तैयारियों के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। कितनी तैयारियां मॉनसून को लेकर की गई है उस पर हम कर रहे हैं चर्चा। खास मेहमान लगातार बने हुए शिव प्रसाद सेमवाल साहब जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से, स्वागत आप। लेकिन आपके पास में बाद में आएंगे, पहले पीसी थपलियाल साहब को सुन लेते हैं, यूएसएम की ओर से वरिष्ठ नेता हैं। थपलियाल साहब, तैयारियों के दावे जो सरकार करी है क्या वो ठीक है? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर देने वाली हैं। समस्या हर किसी को हो रही है। पहली बरसात का अमूमन लोग इंतजार करते हैं, लेकिन जब स्मार्ट सिटी शहर में लोगों के लिए पहली बरसात काल बनकर आ जाए, लोगों की जानें जा रही हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हादसे हो रहे हैं, सड़कें पानी में तब्दील हो रही हैं, तो वो इंतजार नहीं होता बल्कि मुसीबत बनकर आती है बारिश। अनम्यूट बोलिए सर, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज। जब विनोद चमोली जी कह रहे थे कि अनियंत्रित विकास जो है वो कारण है समस्याओं का, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जब से राज्य बना और इस राज्य का जिस तरह से रोड मैप बनना चाहिए था वो नहीं बन पाया। राजनेता और राजनीति कुर्सी की लड़ाई में इतनी व्यस्त रही कि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत पीछे धकेल दिया है और अब इसको पटरी में लाना बहुत कठिन काम हो चुका है, क्योंकि इस तरह से स्थितियां आ चुकी हैं और अब और बढ़ेंगी। आप जब भी अब बाहर से देहरादून की में एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि देहरादून हाँप रहा है, देहरादून लड़खड़ा रहा है और देहरादून पूरी तौर से क्लियर हो चुका है इसका विकास। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। ये हर उत्तराखंडी के लिए शर्मसार करने वाली बात है कि हमने बड़े शिद्दत के साथ, बड़े नारों के साथ ये राज्य लिया, लेकिन इस राज्य को मैनेज करने में हम कहीं ना कहीं फेल हो गए। आज स्थिति ये है कि हम कितना भी यहाँ पे बातें कर लें, लेकिन जो नीचे काम करने वाली वर्किंग फोर्स है वो बिल्कुल इतनी कम रह गई है। इतने बड़े बेरोजगार प्रदेश में कि स्थितियां बिल्कुल हाथ से बाहर जा चुकी। एक अधिकारी जब ऊपर से चैन आती है और नीचे की तरफ जब पहली नजरें जाती हैं और अभी ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन नीचे बहुत ज्यादा दीमक खा गई है हमारे सिस्टम को। हमारा सिस्टम पूरी तरह से खोखला हो चुका है और इस खोखले सिस्टम में ये आशा करना कि जो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं इनका ये हल निकाल पाएंगे पौने लोग, ये असंभव है। आप ये देखिए, छांट के लाते हैं
नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी माननीय कहां से लाती है कि जो सबसे कमजोर, जो बिल्कुल ही अनुभवहीन व्यक्ति होगा उसको कुर्सी में बिठाते हैं और जो अनुभवशील लोग हैं उनको किनारे लगाते हैं। ये राजनीति का दुर्भाग्य है कि इस समय आप ये देखिए कि हमारा इवन जो मेयर है, क्या अनुभव है उस लड़के को कि वो इतने इंपॉर्टेंट शहर को मैनेज कर पाए। और इन अधिकारियों को, जिन अधिकारियों को आप बार बार उंगली उठाते हो, उनको मैनेज करना राजनीति और विधायक का काम है। जब वो नहीं कर पा रहे, अयोग्य लोग जब उनके सिर पे बैठ जाते हैं तो अधिकारी भी उसी तरह से बिहेव करने लग जा रहे हैं। उनको काम करवाने वाली ताकतें का अभाव है। इसलिए शहर चाहे स्मार्ट सिटी हो, स्मार्ट सिटी का जो भी होना चाहिए था हम नहीं कर पाए। बहुत बड़ी मदद हमें केंद्र से मिलती रही है। हमारी सड़कों में हमारे जो आज 4 और जो हमारी रोडें आई हैं, नेशनल हाईवेज आई हैं, वो केंद्र की देन है। आज चमचमाती सड़कें केंद्र ने हमें दे दी हैं, लेकिन उजड़ते हुए पहाड़ों को बचाने में यहाँ की राजनीति फेल है। इसलिए दब रहे हैं लोग, मर रहे हैं लोग, लोगों को मालूम ही नहीं है कि क्या किया जाए, किसको बोला जाए। और मुख्यमंत्री का एक ही काम है कि जनता की तरफ पीट करके दिल्ली के नेताओं को खुश करना। इसमें मैं लास्ट ईयर भी यही कर रहे थे कि साहब ड्रेनेज से सिस्टम फेल हो गया है, और इस साल भी यही डिस्कस हो रहा है, और दूसरे साल भी मैडम यही डिस्कस होगा कि सिस्टम फेल है। ठीक है, इसलिए बहुत ही यानी सरकार को और तैयारियां करने की जरूरत है, शायद तब जाकर स्थितियां ठीक हो सकेंगी। लौटेंगे आपके पास में। शिव प्रसाद जी का पहले रुख कर रहे थे, अरुण जी उसके बाद आपके पास में आएंगे। शिव प्रसाद जी, अभी तो पूरा मानसून बाकी है, शुरुआत में ही ये हालात हैं, आगे चलकर प्रदेश का क्या होगा? क्या प्रशासन, सरकार असर नजर नहीं डाल रहा है? लापरवाही किस स्तर पर? हर साल वो चीजें सामने आती ही आती हैं। थपलिया साहब ने ठीक कहा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे और आज भी उसी पर चर्चा है, और आने वाले सालों में भी ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, ऐसा लग रहा है वर्तमान के हालातों को देखकर। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल पहले चले जाइए तो बरसात तब भी होती थी, और बरसात के 4 महीने होते थे। अब तो उतनी बरसात भी नहीं होती। लेकिन 10 साल पहले जब भी बरसात होती थी 4-4 दिन तक बारिश होती थी, लेकिन स्कूल में बच्चों की छुट्टियां नहीं होती थी। आज तो मौसम विभाग भविष्यवाणी कर दे कि अधिकांश जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है, तो डीएम साहब जो है छुट्टी कर देते हैं। और ये एक जिले की हालात नहीं है। आप देख सकते हैं पिछले साल के मानसून या और उसके आसपास का समय उठा के, ये आए दिन जो है छुट्टियां होती है, आए दिन। और सारी जगहों के जो है, सारे लगभग अधिकांश जिलों के डीएम जो है, सबसे अच्छा तरीका ये हो गया है बारिश से बचने का कि भाई छुट्टी कर दो और खत्म कर दो बात। कोई आप मतलब कोई चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगी। जबकि आज से 10 साल पहले आप उठा के देखिए तो 10 साल पहले ऐसा होता नहीं था। ये सीधा सा परिणाम इस बात का है कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं। जो हमारा सिस्टम है, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अब तक के जितने भी इन 10 सालों में रहे, जिम्मेदारी के प्रति जो उनका एक एहसास होता था वो खत्म होता चला गया। जिसके कारण आप देख सकते हो कि जो मानसून है ये बड़ा भारी पड़ता है हम पे। ये छुट्टी करने से मानसून की जो आपदाएं हैं ये टल नहीं जाएंगी। जिस तरीके आज की डेट में जो सड़कें हैं, वो जितना मलबा जो है आए दिन पहाड़ की सारी सड़कें जो हैं, ऐसी कोई सड़क ऐसी अटकती नहीं है कि जिसके कारण मलबे के कारण जो बरसात में मलबे के कारण बंद न होती। कारण क्या है? जो सड़कों का जो निर्माण का जो अनियंत्रित तरीका है ठेकेदारों ने जो अब अपनाया है, ब्लास्टिक मेथड से, कि जिससे पूरे पहाड़ हिल जाते हैं, और बिना वैज्ञानिक तरीके से उसके जांच परख किए हुए सड़कें बनाने से, उसके कारण ये जितनी आपदाओं के शिकार हम लोग मानसून में होते हैं, उतना कहीं और दूसरी जगह इस तरीके की चीजें होती नहीं है। इसके बहुत सारे दूसरे मॉडल हो सकते थे जो कि हम लोगों ने अपनाए नहीं है। इसका एक तरीका सिस्टम से बचने का ये होता है कि जब भी लोग सरकार से नाराज होते हैं तो हमारा जो केंद्रीय हाईकमान है वो मुख्यमंत्री बदल देता है। जब भी हमारे जिले में लोग नाराज होते हैं तो हमारे सीएम साहब जो है डीएम बदल देते हैं। आप उठा के देखो पिछले कुछ सालों का देहरादून के डीएम का रिकॉर्ड, जैसे ही मानसून खत्म होता है डीएम बदल जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून के कारण जो लोगों का गुस्सा होता है वो जैसे
डीएम बदला वैसी गुस्सा खत्म, क्योंकि सारी चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। उन्होंने कहा भाई ये जिलाधिकारी है, मीडिया भी उसी तरीके से इनको बोलता है, कोसने वाले लोग भी इसी, विपक्ष भी इसी तरीके से बोलते हैं कि जी देखो डीएम कुछ नहीं कर रहे हैं, डीएम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक। फिर फाइनली वो क्या करते हैं, सारा गुस्सा डीएम पे सेंट्रलाइज करके मानसून के बाद डीएम बदल देते हैं। तो इस तरीके के जो तरीके हैं शॉर्टकट, इससे मानसून से निजात नहीं मिलने वाली। ये जो स्मार्ट सिटी है आज देहरादून के अगर हम केवल लें उदाहरण, तो ऐसा कोई विधायक नहीं है स्मार्ट सिटी के अंदर। 3 विधायक आते हैं, वो एक राजपुर रोड के विधायक आते हैं, धर्मपुर के विधायक आते हैं, विनोद चमोली ने देखा होगा, ये खुद मेयर जो है सुनील उनियाल गामा जी जो पिछले मेयर थे, ठीक है, हरियाणा दास जी थे राजपुर के विधायक। इन तीनों भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं और तीनों ने स्मार्ट सिटी की मतलब भ्रष्टाचार के सवाल उठाए स्मार्ट सिटी के अनियमितता, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब इस तरीके से काम होगा कि खुद जो हमारी सरकारें हैं वो खुद इस तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी, तो फिर हर मानसून हम पे भारी पड़ेगा। ठीक है, लौटे आपके पास में अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत अरुण जी आपका। अरुण जी, बड़ी बात तो ये कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा कब होगा? पिछले कई सालों से हम भी सुन रहे हैं, और क्योंकि आपने पूरे मानसून को देहरादून राजधानी के ऊपर केंद्रित कर दिया, और ये ज्यादा अच्छा किया, क्योंकि ये कहते हैं ना कि आईना तो है पूरे प्रदेश। एग्जैक्टली पहाड़ों की हालत है तो बाकी प्रदेश की क्या हालत होती होगी। पहाड़ों तक तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले मैदानी क्षेत्रों में ही अगर चीजें बेहतर हो जाएं। देखिए गरिमा, 4 मैदानी जिले हैं अगर हम मान लें, नैनीताल आधा मैदानी आधा पहाड़ी, उधम सिंह नगर पूरा का पूरा मैदानी, हरिद्वार पूरा का पूरा मैदानी, और देहरादून की हम बात करें तो देहरादून में भी आधा पहाड़ी है आधा मैदानी है। लेकिन स्थिति ये होती है कि पहाड़ में तो पहाड़ दरकते हैं जब बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे कच्चे पहाड़ हैं, तो मिट्टी दरक जाती है तो पहाड़ नीचे आ जाते हैं। जैसे अभी एक साथी बता रहे थे कि वो यमुनोत्री में जो हादसा हुआ या जहां भी जो हादसे लैंडस्लाइड की वजह से हुए, लेकिन राजधानी में बहुत सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते थे। खासकर जो जल भराव के इलाके हैं, अगर उनमें जैसे मेयर बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि वो लगातार साफ सफाइयां नालियों की करवा रहे हैं, इतनी क्विंटल गाद निकल रही है, इतना कूड़ा निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर जल भराव हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। अब वो कमी किनके कारण है या उसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, वो जिम्मेदारी आज तक आयत की गई या नहीं की गई, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि हमेशा हम लोग बैठते हैं, शायद हम पिछली बरसात में भी कई बार बैठे डिबेट पे, मानसून वाली डिबेट पे, अब तक बड़े बड़े दावे किए कि कहीं जल भराव नहीं हो रहा, तो वहां मैंने कहा था कि आप अपनी टीम भेज दीजिए, और अभी भी कुछ इलाके मैंने चिन्हित किए थे कि यहाँ टीम भेज दीजिए, यहाँ अभी भी जल भराव है। उस टाइम भी बारिश हो रही थी, आज भी सुबह बारिश हुई है, अच्छी बारिश हुई है कई इलाकों में, लेकिन उसके बावजूद जल भराव की वजह से स्थिति ये होती है कि ट्रैफिक जाम हो जाता है। आम आदमी को कहीं पहुंचना होता है, जितने समय में पहुंचना होता है उससे दुगना तिगुना समय लगता है। तो 2 चीजों की बर्बादी होती है, एक तो समय की बर्बादी है, एक पेट्रोल डीजल की बर्बादी। और ये निश्चित तौर पर ये किसी एक आदमी की हानि नहीं है कि जिसका वाहन है उसकी हानि हो रही है। मुझे लगता है कि ये संपूर्ण राष्ट्र की हानि है कि कहीं ना कहीं जिन चीजों पे पैसा कम खर्च होना था वहां अगर ज्यादा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष, और उस सिस्टम के दोष को कौन दूर करेगा ये सामने, क्योंकि हमारे यहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार रहती है, और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं ये एक दूसरे पे ठीक ना पहुंचते रहते हैं। जिम्मेदारी आज तक तय नहीं हुई। अगर कांग्रेस मजबूत विपक्ष है तो ये तय करे ना, सरकार का घेराव करे, प्रदर्शन करे कि जो जिम्मेदार है इन चीजों के लिए उनके ऊपर कार्रवाई करे, मुकदमे दायर होने चाहिए उनके ऊपर, वो नहीं होते। तो उससे अधिकारी और जो जिम्मेदार लोग होते हैं उन्हें छूट मिल जाती है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं। वो जिम्मेदारी, वो समय सीमा कोई लागू नहीं होती। तो इन चीजों को जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे ही हर बार बहस करते रहेंगे
और उस बहस का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। जी गरिमा। ठीक है, सतीश चंद्र जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। सतीश जी, क्या कहना चाहेंगे? तैयारियां पूरी नहीं, आप लंबे वक्त से सत्ता में हैं, आपको पूरा समय मिला है, अब विपक्षों को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। पूरा मॉनसून बाकी है, स्मार्ट सिटी का इंतजार लोग बरसों से कर रहे हैं, जिसका वादा आपने किया था वो अधूरा है। गरिमा जी, मैं एक बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। अभी मुझसे पूर्व मेरे बड़े भाई ने बोला कि हमारे समय पे स्कूलों की छुट्टियां नहीं हुआ करती थी और आज देखिए छुट्टी होती है। तो देखिए, सरकार का प्रोएक्टिव तरीका होता है आपदा से निपटने का, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। आप पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दीजिए ना, जान की कोई अहमियत ही नहीं थी। आप पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, मैदानी क्षेत्रों की मैं बात कर रही हूँ, अगर उस पर। हाँ देखिए, मैं तो करेक्ट तो करूंगा गरिमा जी, जो बात आई है उसको थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूँ। बाकी आप ही के विषय पे आऊंगा जो आप मुझसे पूछेंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो इंसान की जिंदगी की अहमियत नहीं हुआ करती थी उसमें। आज एक आप देखिएगा, जब कोई नदी में, टापू में कोई फंस जाता है तो उसको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है सरकार के द्वारा। तो ये भी तो आपको मानना पड़ेगा कि सरकार जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए जितने बेहतर उपाय हो सकती है वो कर रही है। और निश्चित तौर पे अगर आप देखिए, देहरादून की जहां तक बात आ रही है, ड्रेनेज सिस्टम को लेके आ रही है, तो इस बार जो रेन हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है उसको अपनाने की बात कही गई है एमएनए द्वारा देहरादून। और कई विद्यालयों और कई संवेदनशील क्षेत्रों में इस तरह की योजना का कार्य करा जा रहा है कि वहां पे रेन हार्वेस्टिंग जो सिस्टम होता है उसको यूज करा जाए। और देखिए, निश्चित तौर पे ये देखिए, आपदा को कोई रोक नहीं सकता। जो ये बात अभी हमारे सम्मानित पहले भी बोल रहे थे, सच में आपदा को कोई रोक नहीं सकता। बस हमको उसको कितना न्यूनीकरण उसके प्रभाव को करा जा सकता है, इस पर हमें विचार करना और इस पर सरकार त्वरित एक्शन ले रही है। चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो जिलाधिकारी हो। आप ये आपको आपके संज्ञान में भी होगा कि प्रत्येक जिले को 1-1 करोड़ आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया है और इसके अलावा 165 करोड़ का बजट समस्त जिलों को आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया है कि वो अपने जिले में जो भी आपदा के संवेदनशील क्षेत्र हैं उन पे कार्य करें, उनको समय रहते उनका भरपूर प्रयोग करा जाए। उन आपदा के लिए जो धन गया हुआ है, जो मद गया हुआ है, तो उससे जो भी चीजें अगर कार्य अगर रुके हुए हैं या आधे अधूरे हैं तो उनको पूर्ण करा जाए, जिससे आम जन को मानसून के समय पे कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नहीं तो वो आधे अधूरे कार्य पूरे क्यों नहीं किए जा रहे हैं? आप जवाबदेही आपकी बनती है या सवाल पूछना आपकी जिम्मेदारी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। निश्चित तौर पे गरिमा जी, निश्चित तौर पे जवाबदेही हमारी बनती है। और मुख्य सचिव जी ने जब के जरिए जब बैठक ली थी तो उन्होंने बोला भी है कि जो भी विभाग आधी अधूरी कार्रवाई अगर वो पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर जगह पर यही तो हो रहा है, रहेंगे तो उनके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। लेकिन वो हर साल बारिश होने तक भी पूरी क्यों नहीं हो पाती? अगर वो हो जाए तो शायद ये चर्चा ही ना बैठे। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से बात कर लेते हैं, प्रमोद कपरवान जी है। प्रमोद जी, क्या वजह है कि आखिर हर साल समस्याएं खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं, जबकि सरकार तो कह रही है कि हमारी तैयारी पूरी रहती है? और अभी अरुण जी ने अभी जो बातें कांग्रेस से विपक्ष से जो उम्मीद जताई है, क्या उस पर विपक्ष खरा उतर रहा है? देखो गरिमा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस लगातार जन समस्याओं को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार जन समस्याओं को लेकर संघर्षरत है। यदि अगर किसी को दिखाई न दे तो मैं समझता हूं कि उस पर कांग्रेस क्या कर सकती है। लेकिन कांग्रेस लगातार जन समस्याओं को लेकर के संघर्षरत रहती है। और अगर हम बात करें सड़कों के विषय पर, यदि हम बात करें आपदा के विषय पर, यदि हम बात करें बेरोजगारी, महंगाई पर, तो कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरी हुई है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का विजन जो है लोगों को उलझा करके रखना है, नेतृत्व कमजोर नेतृत्व की निशानी है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप देखें ना, सड़कों पर आज भी अभी भी जेसीबी मशीनें चल रही हैं। बरसात में आपने देखा कहीं सड़कें खोदते हुए किसी विभाग को? ठीक है, यानी एक बेहतर प्लान की कमी है। सड़कें खोदते हुए किसी विभाग को आपने देखा कभी बरसात में? लेकिन अभी भी मेरे आगे से अभी भी जो है जेसीबी मशीन जाकर के अभी भी खुदाई कर रही है, जबकि बरसात इतनी बुरे तरीके। तो चूंकि जब जो है अनियोजित विकास जिसको बोलते हैं, अपनी मनमर्जी के कारण जो है, अपनी मनमर्जी से
जब जो है ये जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो काम करती हैं तो निश्चित रूप में लोगों को परेशानी होती है। और आप देखें, हाँ ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी इस आस में बैठी रहती है कि कहीं कोई घटना घटे और वो हवाई जहाज को भेजे। अरे हम तो ये कह रहे हैं उस हवाई जहाज को पहले भेज दो, घटना घटने से पहले भेज दो। आप पहले ही जो है तैयारियां कर दो ना, जिससे कि घटना घटे ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे जोश खरोश के साथ कांग्रेस जो है जन समस्याओं को लेकर संघर्षरत रहती है, चाहे वो प्रमुख सचिव को ज्ञापन देने का हो, चाहे वो जो है नगर निगम में मेयर को बताने का हो, तमाम विपक्ष का राज्य के अंदर। ठीक है, यानी सत्ता पक्ष है कि फिर भी नहीं सुन रहा है। ठीक है, कांग्रेस को जो है इस राज्य की चौकीदारी करने का जो लोगों ने समय अवसर दिया है तो हम कर रहे हैं। अब अगर कोई मेयर मान नहीं रहा है, अगर अधिकारी मान नहीं रहे हैं, तो वो तो सरकार को देखना है ना गरिमा। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और सरकार से यही मांग करता हूँ कि आप क्षेत्र में जाइए और ये देखिए कि सड़कों की जो व्यवस्था है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप आकर के देख सकते हैं कि क्षेत्र में सड़कों का बेड़ा गर्क हो रखा है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कुछ अखबार में आ जाती हैं, कुछ आती नहीं है, लेकिन लगातार जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। थपलियाल साहब, क्या सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है इसके लिए? और अभी कहा कि अभी बारिश में भी काम चल रहा है, मतलब काम हो रहा है लेकिन सही तरीके से नहीं हो रहा है। क्या वजह है कि आखिर सरकार बिना एक लंबे प्लान के काम करी? ये बात बिल्कुल ठीक है कि देहरादून से हर बार इस तरीके की शिकायतें आई हैं कि एक ही सड़क को 4 बार तोड़ा गया और इसमें कभी किसी चीज़ का काम, कभी किसी चीज़ का काम, कभी किसी चीज़ का काम चलता रहता है। इसमें मैन पावर का नुकसान है, सरकार का नुकसान है, राजस्व का नुकसान है और जनता का तो मान लीजिए है ही है हर एक तरीके से। तो क्यों आखिर सरकार वो चीज़ें नहीं समझती? स्मार्ट सिटी सिर्फ, हालांकि देखिए आम जनता भले ही उसको समझती हो कि स्मार्ट सिटी का मतलब बेहतर सड़कें, बेहतर बिजली की व्यवस्था, वो सिर्फ इतना कनेक्ट करती है, वो सिर्फ इतनी चीज़ों पर ध्यान देती है। स्मार्ट सिटी तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसी छोटी चीज़ें भी अगर पूरी नहीं होंगी तो इस स्मार्ट सिटी के सपने का क्या? देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या है और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वो कहीं बाहर से आ रही हैं, गुजरात से आ रही है, और वो इतने ताकतवर हैं कि राजनेता और अधिकारी बौने पड़ रहे उनके आगे। उनका कोई समन्वय नहीं है और ना उन संस्थाओं को फिर कॉर्पोरेशन मिलता है यहाँ के अधिकारियों का जो जमीनी नॉलेज रखते हैं कि कहाँ पे कैसा होना चाहिए। और वो समन्वय जब बिगड़ जाता है तो इस अभागे राज्य में आपने देखा होगा कि हमको डर लगता है, गैंगी राजनीति हो गई है और हमने अपनी जीती जागती एक व्यक्ति ने अगर उंगली उठाने की कोशिश की जो सतपुली में मार दिया उसको, आपने देखा होगा। और किस तरह से ये जो नेता है ये राजनीति बचाती है उन लोगों को। हम लोग अनाथ हो चुके हैं इस राज्य में। ये लोग पूरी राजनीति, एक गुंडा राजनीति पैदा हो चुकी है राज्य में। मैं भारतीय जनता पार्टी कि अगर कहीं पे भी आज जो डिबेट हो रही है, इस डिबेट में अगर कोई भी व्यक्ति जाकर अपने जो नगर निगम के जो यंत्र हैं उनका अगर वीडियोग्राफी करके पता लगता, डिबेट वहीं पे खत्म हो जाती कि किस तरह से क्या इंस्ट्रूमेंट है हमारे नगर निगम के पास। बिना दांतों का काम कर रहा है नगर निगम, किस तरह से वहां की वर्किंग फोर्स है, किस तरह से वहां का मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सब केवल नगर निगम। लेकिन अगर पीसी थपलियाल वहां जाता है तो पूरा गैंग मारने के लिए आता है। ठीक है, यहाँ पे मैं दोष देता हूं कांग्रेस को कि कांग्रेस एक ताकतवर दल होने के बावजूद भी अगर वहां पे अगर हरीश रावत खड़ा होता, ये हरक सिंह खड़ा होता, इनका अध्यक्ष खड़ा होता और बोलता कि मशीनें काम क्यों नहीं करती, तो इस भाजपा को नंगापन सारी जनता को दिखाई देता। लेकिन ये मित्र विपक्ष नहीं कर रहा है काम, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग कमजोर हैं, हम लोगों को ये लोग आंखें दिखाते हैं, इनके माफिया इतने ताकतवर हो गए हैं कि हम वो बड़े साहस दिखा के उनके खिलाफ बोलते हैं। मैडम, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इनको बोल सके कि तुम्हारे
सैन्य धाम में भ्रष्टाचार है। हम बोल नहीं सकते को आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी कृषि मेला कैंसिल हुआ, क्या हुआ, जनता इन्हीं को वोट दे रही है, वो समस्या है। तो ये जो समीकरण बन गई है समाज की, उन समीकरणों को भेद पाना आसान नहीं है। बहुत बड़ा लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी और तब जाके इस माफिया परस्त राजनीति को लंगा करके चौराहे पे खड़ा होना करना पड़ेगा। ये बहुत चुनौती है हमारे आगे, हम उस काम को करने के लिए दृढ़ संकल्प है। जी मैडम। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अरुण शर्मा जी की एक अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी जल्दी से। अरुण जी, आखिर क्यों एक बढ़िया प्लान नहीं बन सकता क्या? एक तरफ आप स्मार्ट सिटी बना रहे, बहुत अच्छी बात है, देहरादून वासी खुश हुए थे, लेकिन थोड़ी सी एक लापरवाही कहीं ना कहीं नुकसान बहुत बड़े और अलग अलग स्तर पर दे जाते हैं। देखिए, बार बार बात गरिमा मैं वही करूंगा कि जिम्मेदारी किसकी है। अगर अच्छा कोई अधिकारी है तो वो जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय करेगा, अगर वो उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो वो सजा देने का प्रावधान भी करेगा। हाल की घटना आपको मैं बता दूं कि जोगीवाला के आसपास किसी संस्था ने सड़क खुदाई कर दी थी बिना परमिशन की, तो डीएम ने उनके खिलाफ मुकदमे कायम किए। वो रातों रात सड़क ठीक हुई और वो काम बंद हुआ। होता क्या है कि आज सड़क बनी, कल पानी वाले तो खोदने आ गए, परसों सीवर वाले खोदने आ गए, उसके बाद टेलीफोन वाले खोदने आ गए, उसके बाद बिजली वाले खोदने। तो समन्वय का जो अभाव है, अगर इन सब विभागों में एक समन्वय होता तो शायद ये बार बार ये खुदाई और बार बार मरम्मत की स्थिति ना आती और उतना नुकसान भी नहीं होता नहीं है आपस में। तो उसकी वजह से होता यह है कि ये सड़कें लगातार हमें खुदी दिखती है और वो बनती कम है, खुदती ज्यादा है। बिल्कुल, और कई बार तो ठीक ठाक बनी सड़कों पर भी किसी न किसी काम के चलते उन्हें खराब कर दिया जाता है और फिर वो सही होने का नाम नहीं लेती। तो देखिए, समन्वय की बड़ी ज़रूरत है और अगर चीज़ें विभागों के बीच बेहतर होंगी तो सड़कों पर भी स्थिति बेहतर नजर आएगी और ये जो बारिश कहर बनकर लोगों के सामने आती है वो शायद उस हद तक नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है, ला रहे हैं क्योंकि सड़कों की स्थिति बदहाल हो गई। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था।
कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे। एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया था, और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का पाप है। मीडिया के गले को घोंटने का काम ये कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया, और इस सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी, और फिर उसके बाद 1984 में सिखों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक के प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है। ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल काले अक्षरों का एक समुच्चय नहीं होता है, उसका एक कलेक्शन मात्र नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा होती है। इतिहास हम सबको एक अवसर देती है गलतियों की परिमार्जन करने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करने का। आज का दिवस भी हम सब आज अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने मौलिक अधिकारों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं। लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।